हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स। इसके अंदर से 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये टर्म सुनते हैं मेटल या नॉन मेटल, तो इससे हमारे दिमाग में क्या एक इमेज बनती है। तो ज्यादातर क्या होता है जब हम कोई बात करते हैं मेटल की, है ना, तो कैसी चीजें आती है हमारे दिमाग में? यूटेंसिल्स आते हैं, जैसे बर्तन होते हैं, स्पून्स, प्लेट्स, ये मेटल के बने हुए हैं। डोर के हैंडल्स हैं, ये भी मेटल से बने होते हैं। ठीक है। फिर फैन की ब्लेड्स देखो, ये मेटल की बनी हुई है। तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। जबकि जब हम नॉन मेटल की बात करें कि जो चीज कोई मेटल नहीं है, तो हम कैसी चीजों के बारे में सोचेंगे? प्लास्टिक, वुड, हमें पता है ये नॉन मेटल है। ग्लास। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं? जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं? एलिमेंट्स की दो टाइप की, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जो हम जिसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, उसको सुन सकते हैं, उसकी साउंड को सुन सकते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो सामने दिखती हैं। जबकि केमिकल है कि वो दूसरे केमिकल से रिएक्ट कैसे करता है। अब इनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिर उन्हीं से रिलेट करेंगे नॉन मेटल्स को कि उनमें क्या डिफरेंस है। सो मेटल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लेंगे कुछ इजीली अवेलेबल मेटल जो मिल जाते हैं: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये नाम आपको याद होने चाहिए कि मेटल्स हैं। ठीक है। इनको लेकर रब करेंगे एक सैंड पेपर से। ये एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? बार बार हम कर चुके हैं कि जब भी कोई मेटल होता है और वो एयर से एक्सपोज होता है तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ऑक्साइड लेयर। ठीक है। और इस लेयर को हमें हटाना पड़ता है रब करके सैंड पेपर से। सो उसको रब करेंगे और देखेंगे जो अंडरलाइंग सरफेस निकलेगा ना मेटल का, वो शाइनिंग सरफेस होगा। इसका मतलब है कि देखने में, फिजिकली देखने में प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज अ मेटालिक लस्टर। द वर्ड लस्टर मीन्स चमक। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में इन्हीं मेटल्स को फिर से लेंगे और इनको कट करने की कोशिश करेंगे शार्प नाइफ से। सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो थोड़ा सॉफ्ट और डिफरेंट है, वो है सोडियम। उसको प्लीज स्ट्रॉन्ग से पकड़ें, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। आग पकड़ लेता है अगर एकदम टच में आ जाए एयर के। सो उसको चिमटे से पकड़ के करना है। और फिर इन मेटल्स को जब आप काटोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है। और हार्डनेस भी वेरी करती है, ऐसा नहीं है कि एक मेटल हार्ड है तो सारे उतने ही हार्ड है। इट्स डिफरेंस। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट इट बीइंग हार्ड। थर्ड प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू स्टडी इज कि इस मेटल को आपने स्ट्राइक करना है हैमर से। कोई मेटल का ब्लॉक ले लो, सपोज करो ये मैंने एक ब्लॉक लिया, एंड बार 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 इसको स्ट्राइक करते गए। धीरे धीरे ये जो मेटल है एक बहुत बड़ी सी शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर मैंने एक, सपोज करो, इरेजर के साइज का, रबर के साइज का एक ब्लॉक लिया मेटल का और इसको मारा, तो ये पेपर के साइज शीट तक बना सकता है, पन्ना टाइप बना देता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो जो मेटल्स हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सबसे इजी है गोल्ड एंड सिल्वर, जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं और इसीलिए इनसे ज्वेलरी बन सकती है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपने देखा होगा वो है, घर के अंदर वायर्स देखे हैं, वायर के अंदर कभी देखा है खोल के? वो मेटल के बने होते हैं। क्यों? बिकॉज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं और वायर की तरह बन जाते हैं। इनफैक्ट गोल्ड इतना डक्टाइल मेटल है कि गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बनाया जा सकता है। सो दो प्रॉपर्टीज हमने क्या सीख ली सिमिलर सी? मेलिएबिलिटी इज टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड डक्टिलिटी इज टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और इसीलिए हम मेटल्स के डिफरेंट शेप दे पाते हैं। फिर आप देखो, घर के अंदर हम बात कर रहे थे बर्तनों की। जो वेसल्स हैं, कुकिंग वेसल्स, वो भी मेटल के बने होते हैं। इसका रीजन क्या है? उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक मेटल का हमने वायर लेना है और उसको इस तरीके से क्लैंप करके स्टैंड पे लगाना। फिर एक पॉइंट पर उसको इसके वैक्स, मतलब मोम जो वैक्स है, उससे एक मेटल की पिन को अटैच करना, चिपका के यहाँ रख देना है। ठीक है। जब आप मेटल को दूसरे एंड से हीट करोगे तो जो हीट है ना वो ट्रैवल करेगी मेटल वायर के थ्रू और ये वैक्स को पिघलाएगी और पिन नीचे गिर जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखो, दो चीजें हैं। वन, एक तो ये कंडक्टर हो गया मेटल, है ना, कंडक्ट तो कर ही रहा है। दूसरा, ये खुद जो है वो मेल्ट नहीं होगा।
सो बेसिक दो प्रॉपर्टीज इसमें हमने क्या समझी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वन, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर जो हीट का है वो है सिल्वर और कॉपर। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इतना अच्छा वो कंडक्टर है तो इसके वेसल्स क्यों नहीं बनाते। ऑफ कोर्स ये थोड़ा रेयर मेटल है और एक्सपेंसिव है, ठीक, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें मेटल्स में, लेड और मर्करी। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, लेड और मर्करी भी मेटल्स हैं लेकिन दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब हीट कंडक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे स्टडी करेंगे, हमने एक बैटरी लेनी है, दो वायर्स लगाने हैं और एक उसमें बल्ब को अटैच कर देना है। अब इस क्लिप के बीच में डिफरेंट मेटल्स को एक एक करके लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने ले लिया सपोज आयरन लगाया, ठीक है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा ये बल्ब ग्लो करेगा। कॉपर का वायर लगाया तो ये ग्लो करेगा। इस तरीके से अब जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि मेटल्स जो हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, लेकिन घरों के अंदर आपने जो वायर देखा होगा, ये सपोज वायर है तो आपने देखा होगा इसके ऊपर एक पीवीसी की कोटिंग होती है। ये वायर एंक्लोज होता है पीवीसी, क्योंकि पीवीसी जो है या रबर टाइप जो मटेरियल है दे आर गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या हुआ, ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर स्टॉप्स दैट। इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वायर्स आर कवर्ड विद पीवीसी या रबर सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, ऑल्सो अगर हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे तो साउंड आती है। आपने देखा होगा स्कूल बेल्स, है ना, एक डोंग होता है बहुत बड़ा सा, एक ऐसे मेटल का प्लेट होता है टंगा हुआ, इसके ऊपर एक हैमर से इसको हिट करते हैं और साउंड आती है, टंग 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 टंग, घंटी बज गई। सो मेटल्स आर सोनोरस। द वर्ड सोनोरस जो है ये इसका मतलब क्या है, साउंड। सो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं मेटल्स। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की। लस्टर, दे हैव अ शाइनी सरफेस, दे आर हार्ड, they are malleable, they can be drawn into sheets, they are ductile, can be drawn into wires, they are good conductors of electricity and heat, and they are sonorous, they produce sound. Compared to that, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में कुछ एग्जांपल ले लेंगे, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, और आप देखेंगे ज्यादातर या तो ये सॉलिड हैं या गैसेस हैं, एक्सेप्ट वन विच इज ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। ठीक है, सो दिस एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट दैट ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड इज अ नॉन मेटल। एंड इन जनरल जो है नॉन मेटल्स काफी कम है एज कंपेयर टू टोटल मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक, आपको एक एक्टिविटी दी है जिससे ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, एलिमेंट्स को ही एक टेबुलर फॉर्म में हम नोट करेंगे। तो पहला हमारे पास आ गया कार्बन, देन यू हैव सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, अब इनके सिंबल है सी, एस एंड आई। टाइप ऑफ सरफेस सबका कैसा है, नॉन शाइनी, लेकिन आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, इट हैज लस्टर। तो ये तो कुछ कुछ मेटल जैसा हो गया। हार्डनेस के मामले में ऑल आर वेरी सॉफ्ट। मेलिबिलिटी नो, डक्टिलिटी नो, इनफैक्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल मतलब थोड़ा सा दबाते ही चूरा चूरा हो जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट करता है लेकिन बाकी नहीं करते हैं। और सोनोरिटी, साउंड इनकी डल है, शार्प नहीं है, टन टन आवाज नहीं है। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इतने एक्सेप्शंस देख लिए हमने। जैसे मर्करी है, ये सारे मेटल्स तो सॉलिड्स होते हैं लेकिन ये नहीं है, ये इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। मर्करी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। थर्मामीटर देखा है, बल्ब थर्मामीटर, तो उसके अंदर एक ग्रे सा लिक्विड होता है, वो मर्करी है, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। फिर मेटल्स के हमने कहे थे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जिनको आप पाम में भी रखोगे ना, अपने हाथ में रखोगे तो उसकी हीट से भी मेल्ट कर जाएंगे, गैलियम और सीजियम। ये एक एक नंबर के एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इनको दिमाग में रखना है कि गैलियम और सीजियम जो है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स और दोनों मेटल है। आयोडीन की हमने बात की थी, इट हैज लस्टर, राइट, नॉन मेटल होते हुए भी। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कार्बन बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है। ठीक है, दिस एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, और जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब इसके दो एलोट्रोप्स मेन कौन से हैं, ग्रेफाइट है और डायमंड है। ठीक है, दोनों की क्या प्रॉपर्टीज इतनी डिफरेंट है कि ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट है, जबकि डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स, बट इट डज नॉट, पुअर कंडक्टर है। सो
इसके बेसिस पे अब हम इसको कार्बन को मेटल करें या नॉन मेटल, ये डिसाइड करना मुश्किल है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, है ना, एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ग्रेफाइट जो है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं, जो पानी में घुल के बेस बनाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एल्कलाई मेटल्स हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी कट जाते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो कि जब सोडियम अगर एक्सपोज हो जाए ना ऑक्सीजन में तो एकदम विग्रेसली फायर कैच कर लेता है। सो हम ये समझ गए हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेंगी। उसमें क्या डिफरेंस है उसके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी आप पहले मैग्नीशियम रिबन के साथ वाली कर चुके हो, कि मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न करा, और फिर उसकी जो ऐश निकली उसको डिसॉल्व करा वाटर में, ठीक, और उस वाटर को टेस्ट करेंगे रेड एंड ब्लू लेटर्स में। और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ भी ये करेंगे कि सल्फर को जो है बर्न करेंगे, इस पाउडर को, फ्यूम्स निकलेंगे, उन्हें एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर वाटर डालेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे ब्लू और रेड लेटर्स से। ठीक है, अब देख क्या करा हमने, मैग्नीशियम लिया और उसको बर्न करा ऑक्सीजन में। क्या ये था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट डार्जलिंग सा फ्लेम के साथ बर्न करता है ना ये। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व करा और उसको टेस्ट करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करा, तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, ठीक, MgOH2, और गैस रिलीज हो गई फिर। ये जो MgOH2 है ये कैसी है नेचर में, एसिडिक या बेसिक, ये बेसिकली रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। इट इज बेसिक इन नेचर। हमने बताया था ना आपको, हाइड्रोक्साइड जहां आया, OH आया, वो बेसिक हो जाता है। ठीक, इन केस ऑफ सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, दिस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इसको हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे, फिर इसमें डालेंगे वाटर, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। नाम ही बता रहा है दिस इज एसिड। ठीक है, इसको जब टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, ये लिटमस है ब्लू, इसको रेड करेगा, तो मतलब ये एसिडिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को देखते हैं तो वो एसिडिक बनाती हैं, वही एसिडिक ऑक्साइड, जबकि जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो एक मेजर डिफरेंस तो केमिकली ये आ गया। बाकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं हम। अब बात करते हैं और कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कि मेटल्स डिफरेंट केमिकल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ मेटल्स के सैंपल्स ले लेंगे जो कॉमन मेटल्स मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब। ठीक है, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है वो लें। और सबसे पहले इसको बर्न करेंगे सिंपल एयर में। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसकी ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम को बर्न करा था तो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम आई थी, राइट। इसी तरीके से बाकी मेटल्स को वन बाय वन हम जो है करते जाएंगे बर्न, और फिर उनकी ऑक्साइड्स को देखेंगे क्या होता है। कोई भी मेटल ऑक्सीजन में बर्न करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और हमें मालूम है ये मेटल ऑक्साइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये बेसिक है नेचर में, मतलब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम की क्या इक्वेशन थी, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन में बर्न करा, 2Mg प्लस O2 विल गिव 2Mg, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ब्राउन कलर का कॉपर जब ऑक्सीजन में बर्न करता है तो अपने ऊपर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की एक लेयर बनाता है। ठीक, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही करेगा, एल्यूमिनियम को बर्न करा ऑक्सीजन में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाई। वेरी स्ट्रेंजली, जो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन रही है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसका क्या मतलब है, हमने देखा कि मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं वो प्राइमरीली क्या है, बेसिक इन नेचर। लेकिन जब एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को टेस्ट किया तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रही है और बेस के साथ भी रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रही है। तो दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। So metal oxides which react with both acids and bases to produce salt and water, they are known as amphoteric. Amphoteric के दो एग्जाम्पल हैं, one is aluminium oxide and one is zinc oxide. Important question. एल्यूमिनियम की यहाँ रिएक्शन दी है, जिंक की आप नोट कर सकते हैं कि जिंक को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न करा तो बेसिकली मुझे मिला जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब इस जिंक ऑक्साइड के दोनों रिएक्शंस क्या हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद HCl, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड एंड वाटर इज रिलीज, सॉल्ट बन गया। ठीक, लेकिन दूसरे केस में व्हेन जिंक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो ये एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। का फॉर्मूला है Na2ZnO2 एंड वाटर इज रिलीज्ड।
ना अब आप देखो इसने एसिड से भी रिएक्ट करा है और बेस से भी, सो दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और जो मेटल की ऑक्साइड्स है ना, ज्यादातर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ डिसॉल्व कर जाती है टू फॉर्म एल्कलाइज। एल्कलाई वाली कौन सी हैं? जो सोडियम की हैं और पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम की जब ऑक्साइड डिसॉल्व करेंगी पानी में तो वो बेस बनाएंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड जो बनाते हैं वो बेसिक है या एम्फोटेरिक है। लेकिन सारे जो मेटल्स हैं क्या वो ऑक्सीजन के साथ बर्न सेम रेट पे करते हैं? Do they? नहीं, सब डिफरेंट करते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उनको बाहर रख दो ओपन में तो वो फायर पकड़ लेते हैं, और इसीलिए उनको हमेशा इमर्ज रखते हैं केरोसिन में। दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव। तो हमारे पास अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखा मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड पे। अगर हम इसको सिंपली बाहर रख देंगे ना एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और एटमोसफेयर में, तो भी उनके ऊपर एक थिन लेयर आ जाएगी ऑक्साइड की, जो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, कोरोजन नहीं होता। ठीक है, लेकिन आयरन को अगर बर्न करो तो बर्न भी नहीं करता। हमारी लिस्ट के अंदर कौन से आ गए? आफ्टर सोडियम वी हैव गॉट मैग्नीशियम जो लेयर बना लेता है, एल्यूमिनियम बना लेता है, जिंक और लेड। लेकिन आयरन अगर देखा जाए तो आयरन अगर ब्लॉक रखा है तो ये नहीं जलेगा, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े विच इज कॉल्ड आयरन फिलिंग्स ये बड़ी जल्दी जलते हैं। ठीक है, सो आयरन हो गया। कॉपर डज नॉट बर्न। ठीक है, लेकिन अगर उसको बहुत हीट करें तो वो हाँ अपने ऊपर एक लेयर बनाता है कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर की भी रिएक्टिविटी कम होगी। अभी हम एक रफ अंदाजा लिख रहे हैं स्टैंजा के ऊपर, फाइनल रिएक्टिविटी सीरीज आगे पढ़ेंगे। बट सिल्वर एंड गोल्ड जिनके फिर ज्वेलरी बन रही है वो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर्स पे भी रिएक्ट नहीं करते। तो लास्ट में हमारे पास आ गया सिल्वर और गोल्ड, ये इनके केमिकल सिंबल्स हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके कि जैसे ऑक्साइड बन जाती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसके ऊपर एक प्रोसेस किया जाता है जिसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। दिस कैन कम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग का वर्ड किससे बना है? एनोड एंड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ये दो वर्ड्स मिलकर क्या बना? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है? हमारे जो एल्यूमिनियम का कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर एक पतली लेयर तो बनी रही है, अब इस लेयर को अगर और थिक करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। सिंपल सा प्रोसेस है कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड का जो कोट बनाना है उसके लिए सबसे पहले एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड पे रखते हैं। एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हमने एक एल्यूमिनियम की रॉड सपोज रख दी। फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब क्या होगा? डिकम्पोज होके जो ऑक्सीजन है ना वो एनोड पे आएगी। एनोड इज पॉजिटिव और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? नेगेटिव होता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये इसके ऊपर आएगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एक अपने ऊपर लेयर बनाता जाएगा। इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। सो व्हेन अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन एन एल्यूमिनियम आर्टिकल, ठीक है, टू मेक इट एज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, देन दिस इज नोन एज एनोडाइजिंग। तो जो हमने इतनी एक्टिविटी करी ऑक्सीजन से बर्न करने के लिए, उसमें ये तो क्लियर हुआ कि सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम थोड़ा मैग्नीशियम है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की बर्निंग से हम जिंक, आयरन, कॉपर को नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि देखो आयरन के केस में हमें फिलिंग्स को करना पड़ा, कॉपर में उसको हीट करना पड़ा। तो अब हम और रिएक्टिविटीज करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ, और चेक करते हैं। अब है इंपॉर्टेंट, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स डू रिएक्ट विद वाटर क्योंकि कुछ तो हाईली विगरस रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपने जो सैंपल लेना है उसमें 3 टाइप के वाटर के लेंगे हम टेम्परेचर। ठीक, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कोल्ड वाटर, फिर इसको थोड़ा सा हॉट वाटर लेंगे, और एक लेंगे स्टीम फॉर्म में वाटर। ठीक है, ये तीनों स्टेट में लेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए। अब हम करेंगे कि मेटल को सबसे पहले जो है, ये समझो कि होता क्या है। मेटल जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, करा था हमने। ठीक, और ये मेटल ऑक्साइड जो है ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेस बनाते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते। जो मेटल अगर रिएक्ट कर गया वाटर से, उसने मेटल ऑक्साइड बनाई, और उस मेटल ऑक्साइड ने और वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाई। अब इसके केस में देखो आप वाटर के रिएक्शन में, तो पोटेशियम और सोडियम बहुत विग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कोल्ड वाटर में भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, और इतनी एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, इतनी वायलेंट है कि एकदम से हाइड्रोजन के साथ एक्सपोज निकलती है, उससे फायर
कैच कर लेते हैं। कैसे होता है, हमने लिया सोडियम, ठीक है, ये मेटल, और इसके ऊपर जैसे ही हमने वाटर डाला, ठीक, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ये बर्न करने लग जाएगी। इट इज अ वेरी वायलेंट रिएक्शन। तो इसमें कौन से आ गए हमारे, पोटेशियम और सोडियम विथ कोल्ड वाटर, ठीक। और इन्होंने करा क्या, पोटेशियम ने वही वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनाया होगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हीट एनर्जी निकली। सोडियम ने भी सेम ये रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम जो है इसके बाद वो थोड़ा लेस वायलेंट है, वो जरूर निकालता है, उसमें भी हाइड्रोजन जरूर आती है, लेकिन वो फायर कैच नहीं करती। इनफैक्ट क्या होता है, वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं बबल्स हाइड्रोजन गैस के, और वो फ्लोट करने लग जाता है। क्या होता है, इसी की जगह हम ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम ये इसके साथ रिएक्ट करा, और जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो उस कैल्शियम के ऊपर ही ऐसे बबल्स जो है इसके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है, और जो कैल्शियम है वो फ्लोट करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे कोल्ड वाटर में ही आ गया कैल्शियम, है ना। तो इसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हमने हॉट वाटर डाला तो ये कैल्शियम की तरह इस पे भी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे और वो स्टिक करेंगे उसके सरफेस को। सो वी कैन सी हॉट वाटर में आ गया मैग्नीशियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर रहे, ना कोल्ड से ना हॉट से, और ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड तक जाते हैं। हाइड्रोक्साइड नहीं बना रही है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एल्यूमिनियम जो है स्टीम, देखो ये गैस लिखा हुआ है यहाँ पे वाटर के साथ, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। आयरन भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास स्टीम से रिएक्ट करने वालों में दो आए, एल्यूमिनियम एंड आयरन। अल्टीमेटली हमने देखा कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते वाटर से। तो ये तो फिर से लास्ट आ गया हमारी लिस्ट में, विच इज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप ये देखो, ये ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हीं से ज्वेलरी और वेसल्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि बहुत लीस्ट रिएक्टिव आया अभी तक। देखते हैं हम मेटल्स को, हम एसिड से रिएक्ट करें तो हम एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करा चुके हैं, उसको वाटर से करा चुके हैं, अब हम एसिड से करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे रिएक्टिव मेटल थे वो कौन से थे, पोटेशियम और सोडियम। इन्होंने तो वाटर के साथ भी फायर कर दिया, है ना, वाटर में इन डालते ही इन्होंने फायर पकड़ी। तो इनका तो मतलब ही नहीं हम एसिड से करें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ी थी। मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो अपना सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसके लिए हम सोडियम और पोटेशियम तो लेंगे नहीं, बाकी को लेंगे, और जैसे जैसे हम रिएक्शन करेंगे उनका टेम्परेचर भी देखेंगे कि एक्सोथर्मिक है या नहीं। अब हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, यहां तक फिर से इनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे रिएक्ट, और इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। अगर मैंने मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करा तो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम को करा HCl के साथ तो क्या होगा, फिर से AlCl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो दिस कैन बी 6 2 3, ठीक है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन है, HCl, जिंक क्लोराइड। आप देख रहे हो मेटल सेम बिहेव करे जा रहा है दोनों के साथ, राइट। एंड आयरन, आयरन के साथ भी यही होगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो सब में एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती जा रही है, ठीक। लेकिन अगर ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करी जाए तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब देखो HCl जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोराइड है ना, देयर इज नो ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड जो है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये करता क्या है, ये इतना शार्प है कि जब ये इसको रिएक्ट कराते हैं ना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस हाइड्रोजन को जो है वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। सो जो पहले के शुरू के मेटल्स हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम को जब हम इससे रिएक्ट कराते हैं या मैंगनीज को, तो वो थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो ओनली विद मैंगनीज एंड मैग्नीशियम अगर हम इसको ऑब्लिक कर देते हैं, HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन निकली, अदरवाइज जो HNO3 है ये हाइड्रोजन की जगह वाटर फॉर्म करता है।
क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है तो ऑक्सीडाइज कर देता है टू मेक वाटर। एक्टिवेशन इस एक्टिविटी की है। जब आप मेटल में एसिड थे तो आप देखोगे बबल की फॉर्मेशन फास्टेस्ट किस में है? मैग्नीशियम में है। क्यों है? जितना रिएक्टिव मेटल उतनी विगरस रिएक्शन। और जब हम देखेंगे इसमें तो ऑर्डर होगा कि मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक। लेकिन फिर से वही कॉपर्स, नो बबल्स वर सीन, क्योंकि डाइल्यूट था, है ना, और टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ, तो कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए हम इसको और विगरस रिएक्शन करके देखते हैं। हमने क्या क्या रिएक्शंस देख ली अभी तक? मेटल की विद ऑक्सीजन, विद वाटर एंड विद एसिड्स। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं। और हमने ये देखा ज्यादातर रिएक्ट कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा कॉपर, लेड, सिल्वर और गोल्ड की कोई ज्यादा मेजर रिएक्टिविटी सीरीज आई नहीं है। अब हम बात करेंगे मेटल्स, हाउ डू दे रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब कि मैंने कोई वो ले लिया, मेटल ले लिया से ए, और दूसरा जो है उसका सॉल्ट है, ठीक है, बी का सॉल्ट। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद हो, दैट इफ ए रिएक्ट्स विद एनी सॉल्ट से XY and displaces X from this and makes a AY as a salt and X is released, इसका मतलब A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है X से। यही चीज को करके अब हम रिएक्टिविटी इनकी कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आपने दो सॉल्यूशंस लेने हैं। पहला सॉल्यूशन लेना आपने कॉपर सल्फेट का, और एक लेना आयरन सल्फेट का। तो इसको लिख लेते हैं। आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एक हो गया कॉपर सल्फेट का, ठीक। अब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कॉपर को ऐड करना है वायर, और कॉपर सल्फेट में आयरन, किस में रिएक्शन होगी? देखो, हम जानते हैं आयरन जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इजीली इसको डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा फेरस सल्फेट, ठीक है। और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। लेकिन कॉपर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। So it is understood that reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in a solution or molten form. और इसके बेसिस पे हम रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं कि हमने जब ऑक्सीजन और वाटर या एसिड से बात करी, दे डिड नॉट रिएक्ट विद ऑल ऑफ देम डिड नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट्स। सो हमें डिफिकल्टी आई इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाने में। और इस बेसिस के ऊपर कि अगर एक मेटल ए डिस्प्लेस करता है मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव, उस बेसिस के ऊपर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। कंटिन्यू करते हैं इन सब टेस्ट के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे मेटल्स की कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पे और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो बॉटम पे आएंगे, ठीक है। सो इट इज इन द डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, मतलब वो कैसे, और ये कैसे बनाई गई है? आफ्टर डूइंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, जो हमने अभी करा ना, कि एक मेटल जो है वो अपने दूसरे मेटल के सॉल्ट में से उसको कैसे डिस्प्लेस कर पाता है, वो हम करेंगे। और फिर ये निकाली गई पूरी सीरीज। तो इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव हम हर बार देख रहे थे इस पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसको याद करने का इजी सा तरीका है के से, को के से काशी नाथ का, का से याद रख सकते हो, के का, ठीक है, का माली, एम से माली, आलू, जीरा, आलू जीरा सब्जी होती है, फीके, पकाता है, ठीक है। कौन है? ये कौन है? आगे आओ, ठीक। इसको याद रखने का ये तरीका है। वैसे भी आप इतनी बार एक्सपेरिमेंट जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार समझेंगे कि पोटेशियम सबसे रिएक्टिव था, फॉलोड बाय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, फिर लेड, हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन यहाँ क्यों है, ठीक। उसके बाद कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। हाइड्रोजन यहाँ इसलिए है बिकॉज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है विच बिहेव्स बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, और इसलिए इसको इस रिएक्टिविटी सीरीज में भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करें। और ये भी बताएं कि अगर इसको इम्प्रूव करा जाए पढ़ाने का तरीका तो क्या करना चाहिए। प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।